आप कितने तैयार हैं एक तूफान से जूझने के लिए? तूफान से पंगा लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम लोगों को इस बारे में बतौर देश जानकारी थोड़ी कम थी, तब जो चीजें हुई थी, अब से थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। हम उड़ीसा 1999 के बारे में बात कर रहे हैं। चीजें बदली, वक्त बदला। आइए अपने मेहमानों से बात कर लें। डॉक्टर अमिता सिंह, फाउंडिंग चेयरपर्सन है स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च, और प्रोफेसर संतोष कुमार, सीनियर एडवाइजर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डॉक्टर सिंह और प्रोफेसर कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज इतने वक्त बाद हम कितने तैयार हैं अपनी फोरकास्टिंग में, रिलेटेड मैनेजमेंट और प्लानिंग में। और ये बात तो सच है कि हम इन सब चीजों पर गर्व तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हर बार एक चक्रवाती तूफान के बाद हमको एक इम्तिहान देना होता है, ये दिखाना होता है कि हम कितने तैयार हैं। यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। जी मैम। 5 मुद्दे जो हैं वो सामने आते हैं जितनी बार भी साइक्लोन आता है, और वो मुद्दे बार बार टेबल पर आते हैं और उन पर डिस्कशन होता है, लेकिन उस हिसाब से जो काम होना चाहिए उसके बाद उसका फॉलोअप, वो उस हिसाब से देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहला मुद्दा जो फिर से सामने आया है, बहुत अच्छी तरह आया है, और इस बार शायद डिसीजन मेकर्स उस बारे में सीरियसली सोच सकें, वो ये है कि देखिए 325 किलोमीटर की मांडवी से लेकर कराची तक की जो कोस्टल लाइन है, वो पूरी जो है अफेक्टेड है, और हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को थोड़ा सा डाइल्यूट करते जा रहे हैं। और 2011 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था, सार्क एग्रीमेंट फॉर रैपिड रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर्स, सारन एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट पे बार बार एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन उसमें इतना कुछ कवरेज होने के बाद, इतने मेहनत से तैयार किया गया था, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है। आज अगर वो होता तो शायद हमारा काफी कॉस्ट इफेक्टिव अरेंजमेंट होता है। एक देश अगर ये सोचे कि वो अकेला होके सारे सब कुछ झेल जाएगा, तो वो संभव नहीं है। दूसरा मुद्दा जो आता है कि हम लोग एरिया बेस्ड कितने प्रिपेयर्ड हैं। बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स हैं और इधर अरेबियन सी के साइक्लोन्स हैं। बे ऑफ बंगाल जनरली एक ठंडा समुंदर है और अरेबियन सी गर्म माना जाता है, लेकिन पिछले एक डिकेड से हम देख रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल जो है वो जो है ठंडा होता जा रहा है, अरेबियन सी गर्म होता जा रहा है। हुआ क्या है इसका इफेक्ट? और ये जो है पॉलिसी मेकर्स के पास पूरा डेटाबेस होगा इसका, कि 8% साइक्लोन्स जो हैं बे ऑफ बंगाल में घट गए और 52% अरेबियन सी के साइक्लोन्स बढ़ गए। और इसी को क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज। और क्या हम उस एरिया बेस्ड तैयारी के लिए कुछ कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो संतोष जी ज्यादा अच्छा बता सकेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसी कोई पॉलिसी दिखाई नहीं दे रही जो इस के लिए तैयार जी है। नहीं, ये आपने डॉक्टर सिंह खूब कही कि देखिए तैयारी जितनी हो उतनी कम है, क्योंकि आपको हर समय तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर कुमार, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, दर्शकों को जरा एक बारे में बता दें कि हम बतौर देश तूफानों से निपटने में कहां थे और अभी कहां हैं। एक जमाने में जब चक्रवात आते थे तो बहुत आफत होती थी, जैसे कि 1999 में उड़ीसा में जो चक्रवात आया था उससे व्यापक तबाही हुई थी, लाखों घर नस्तनाबूद हो गए थे और 9,880 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तय किया गया कि चक्रवाती तूफानों से निपटने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और फिर राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना यानी कि NCRMP, नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वजूद में आई। ये जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, ये क्या है आपको वो बता दें। भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से इसे लागू किया। विश्व बैंक ने $30 करोड़ की सहायता दी। मुख्य उद्देश्य है कि तटीय जिलों में ढांचागत सुधार के जरिए चक्रवात के जोखिम से बचाव किया जाए। 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की इसमें सहायता ली गई। इसके अलावा ये जो NCRMP है, इसके तहत 4 अहम चीजें की गई हैं और की जा रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है।
नंबर 1, पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली का सुधार, यानी कि जमीनी स्तर पर अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम का सुधार, ताकि वहां रहने वालों को समय रहते आगाह कर दिया जाए। आप समय रहते आगाह करेंगे तो फिर एक्शन हो सकेगा। नंबर 2, चक्रवात जोखिम शमन निवेश के तहत चक्रवात आश्रय निर्माण, मैंग्रोव, वृक्षारोपण आदि काम करना, ताकि चक्रवात के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके और उसका प्रभाव भी कम हो। नंबर 3, तकनीकी सहायता, जोखिम प्रबंधन और क्षमता निर्माण, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। नंबर 4, परियोजना प्रबंधन और संस्थागत मदद, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ये सारी चीजें हैं जो प्रयास किए गए। इसके बाद बहुत सारे तूफान आए, उड़ीसा में भी आए, बंगाल में भी आए, और जिस तरीके की तबाही हमने प्रोफेसर कुमार 1999 में देखी थी, जान माल की हानि देखी थी, उसके बाद भी हुई, लेकिन उस तरीके की भयावह तस्वीर हमने दोबारा नहीं देखी। आपको लगता है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है? जी, आपने बहुत अच्छे से इस परियोजना के बारे में बताया और एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपने किया कि 99 साइक्लोन, सुपर साइक्लोन जो था उड़ीसा का, और वर्तमान में इन विगत वर्षों में हमने क्या किया और क्या नहीं किया। मैं इस एनसीआरएमटी प्रोजेक्ट का बहुत एक अहम हिस्सा रहा था इसके एग्जीक्यूशन में भी। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात ये रही कि सबसे पहली जो बात आई, हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम के इम्प्रूवमेंट की। जो पहले वार्निंग का हमें पता नहीं होता, जैसे आपने बताया ग्राफिक्स 5 जून को कहाँ थे और 15 जून को कहाँ है, तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये उसी का नतीजा है। पहले हमें ये सूचना नहीं मिलती थी। ये जो तकनीकी सुधार हुई, जो उतने लोग मरे क्योंकि हमारे पास कोई सूचना तंत्र नहीं था, ना हमारे पास वैज्ञानिक कैपेसिटी या क्षमता थी जिससे हम बता सके एग्जैक्ट लैंडफॉल कहाँ होगा, और इस लैंडफॉल के साथ हम पाकिस्तान में कब घुस रहे हैं और उसके पहले कहाँ जा रहे हैं। एक सारी लाइन आपने ड्रॉ की और डेविएशंस भी देखे, डेविएशंस के बाद आई। ये इन्वेस्टमेंट जब करा 99 साइक्लोन के बाद और कांडला साइक्लोन जो गुजरात में हुआ, ये दोनों को सम्मिश्रण करे तो उसके पश्चात ये सारी एक्टिविटीज हुई। और वर्तमान में जब ये बात कह रहे हैं कि प्री वार्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी प्री लैंडफॉल का टाइम था, प्री लैंडफॉल के टाइम में ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हुए अपने तकनीक को मजबूत करने के लिए, वार्निंग डिसेमिनेशन के लिए, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, उसका फायदा ये मिल रहा है कि हमने पहले से लोगों को एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने में सफल हो सके। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के साथ डिसेमिनेशन भी हुआ, तो एक सबसे बड़ा फायदा ये मिला 99 साइक्लोन के पश्चात। अभी जो दूसरी बात है कि हमारे जो तंत्र मजबूत हुए, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो तंत्र मजबूत होना, शेल्टर की बात होती है। सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को अगर इवैक्यूएट करा रहे हैं तो फिर हम कहाँ ले जाएंगे, तो एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए, और उस स्थान का साइक्लोन शेल्टर का नाम दिया गया, जो मल्टीपर्पज साइक्लोन सेंटर है, जो इन इलाकों में तटीय क्षेत्रों में बनाए गए विश्व बैंक के प्रोजेक्ट की सहायता से। तो ये दोनों राज्यों में हमारे जितने भी साइक्लोन प्रोन स्टेट हैं, सभी में ये इस परियोजना का क्रियान्वयन हुआ। साइक्लोन सेंटर्स बने जो लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाए। तो ये इंक्लूसिव रूप में बने, जिसमें हम दिव्यांग को भी ले जा सकते हैं, महिलाओं के लिए भी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी व्यवस्था है। तो इस तरह की एक अलग इंक्लूसिव अप्रोच के साथ इनको लाया गया। तो ये इसका फायदा ये मिला कि लोग अब स्थान पे इस तूफान में लाए गए हैं। तीसरी जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो संस्थागत विकास हुआ, कैपेसिटी और क्षमता निर्माण हुआ, वो हमारे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को, प्रिपेयर्डनेस के मैकेनिज्म को, कम्युनिटी तक पहुंचने की बात हुई। तो और गुजरात का जब 2001 का अर्थक्वेक आया और उसके पश्चात जो वहां पे इन्वेस्टमेंट हुए और कैपेसिटी बिल्डिंग का, उसमें हम लोगों ने भी काफी जुड़े हुए थे, उसमें नई बहुत सारे विचार, इनोवेशंस हुए। उसका भी लाभ अभी इस वर्तमान साइक्लोन में मिल रहा है। जो कम्युनिटी का क्षमता का विकास हुआ, सिस्टम की क्षमता का विकास हुआ, फायर फाइटिंग का विकास हुआ, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का। लेकिन देखिए प्रोफेसर कुमार, आप भी मानेंगे और सब मानेंगे कि हर बार इस क्षमता, ये जो हमने बनाई है, इसको एक चुनौती से गुजरना पड़ता है। हर बार हम चाहते हैं क्षमता बनी रहे और इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन हर बार उसका एक इम्तिहान होता है, और आज भी वही इम्तिहान है। रात भर में किस तरीके से आंधी तूफान चलेगा और वो क्या तबाही लाएगा, जो कि बिपरजॉय का मतलब ही है, ये देखना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी बात होगी। डॉक्टर सिंह और प्रोफेसर कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।